हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। मींस किसी भी 3D सरफेस में अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज की वजह से उस 3D सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। ओके, तो गॉस थ्योरम इज द हेडिंग। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से पास होता है वो ई और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है और यहाँ से फॉर्मूला निकलता है ई ए कॉस थीटा, जहां पर थीटा जो था ये एंगल था ई और एरिया वेक्टर के बीच में। ठीक है, ई और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल था वो था थीटा। ये और इसकी वजह से 2D सर्फेसेस और 3D सर्फेसेस के बीच में वहां से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ये क्वेश्चंस अगर आपको नहीं देखे तो लास्ट क्लास में मैंने इसको प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया है। ओके, तो गॉस थ्योरम के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आप लिख सकते हो दिस थ्योरम गिव्स द एक्सप्लेनेशन और रिलेशनशिप बिटवीन, या कह सकते हो एक्सप्लेनेशन, this theorem gives the explanation of electric flux passing through a surface, electric flux passing through a surface and net charge enclosed by surface। मीन्स कहने का मतलब है यहाँ पर जो हम सरफेस ले रहे हैं ये क्लोज्ड सरफेस लेते हैं, क्लोज्ड 3D सरफेस लेते हैं, 3 डायमेंशनल सरफेस लेते हैं। तो गॉस थ्योरम बेसिकली ये रिलेशनशिप बताता है कि किसी भी एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। ओके, यहां तक विजिबल है? ओके, नाउ आगे भी आप लिख सकते हैं गॉस थ्योरम states that total electric flux passing through a closed surface is 1 upon epsilon naught of the total charge, 1 upon epsilon naught of the total charge enclosed by surface. Okay, 1 upon epsilon naught times of the total charge enclosed by the surface. 1 upon epsilon naught times लिख सकते हैं यहाँ पर, times of the total charge enclosed by the surface. Okay, means जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज होगा। चार्ज को क्यों मान लीजिए इसके बराबर होता है। ठीक है, मींस अगर कोई भी फेस है, मान लो इस तरीके का भी सरफेस है, इस तरीके का सरफेस है और इसके इनसाइड क्यू चार्ज रखा हुआ है तो इसके फेसेस, इससे टोटल जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो कितना होगा, क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब इसमें 6 फेसेस हैं तो एक फेस से पूछ लिया जाए तो 1/6 ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑल दी फेसेस को मिलाकर टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1/एप्सिलॉन नॉट ऑफ दी टोटल चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लेंगे इसको। ठीक, इसको रब करता हूं। और इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ सिमिलर है जैसा मैंने लास्ट क्लास में सवाल कराया था, बिल्कुल वैसा ही प्रूफ है इसका। आप ये ध्यान रखें कि अगर कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस r है
तो उसका टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है, पता होगा आपको। तो सपोज करिए एक पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है, एक स्फीयर के इनसाइड रखा हुआ है और इस स्फीयर की रेडियस r है, सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। और आपसे कहा गया कि बताइए इस टोटल स्फीयर से जो स्फीयर है उससे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा। तो Q 1/ε0 ऑफ Q या Q अपॉन ε0 आप कह सकते हो। अब उसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्फीयर का एक स्मॉल सरफेस एरिया ले लेते हैं। मान लीजिए इसका सरफेस एरिया dA, ओके। तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो dA एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, है ना। थीटा हियर, अगर यहां आप देखो थीटा जो है 0 डिग्री होगा एज E एंड dA, मतलब एरिया वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि E और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एलिमेंटल एरिया, जो हमने छोटा सा एरिया लिया है, ड्यू टू चार्ज Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो हम निकालें तो E इक्वल्स टू KQ या 1/4πε0 Q चार्ज और यहां से डिस्टेंस का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और डायरेक्शन आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ओके। तो अगर हम यहां से निकालें स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया dA, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटा d5 मान लो उसको, है ना, क्या होगा E इंटू dA, ओके, ठीक है, विजिबल है यहाँ पे E इंटू dA। तो अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E dA और इनके बीच का एंगल, तो ये वैल्यू आ जाएगी E इंटू dA, क्योंकि cos 0 1 होता है, ठीक है। अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, ठीक है, तो फाई जो होगा टोटल इज इंटीग्रेशन ऑफ d5, और यहाँ टोटल सरफेस एरिया ले रहे हैं तो इसको हम सरफेस इंटीग्रल ऐसे यूज करते हैं। ये सिंबल होता है सरफेस इंटीग्रेशन का, यहाँ पर एस लिख सकते हैं या सिंपल इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि पूरे सरफेस का हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, जो टर्म है पूरे सरफेस तक इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो सरफेस इंटीग्रल एस फॉर सरफेस, d5 की वैल्यू रख देंगे E इंटू dA, ओके, विजिबल है यहाँ तक बच्चों, ठीक। अब हम यहां पे रख करके लिख रहे हैं, नोट कर लेंगे आप लोग। तो अगर यहां देखो तो फाई टोटल, ओके, की वैल्यू हो गई E तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, वैरी जो कर रहा है सरफेस एरिया दैट इज dA, तो E सरफेस इंटीग्रल ऑफ टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 4πr², ओके। अब E की वैल्यू रख दो, टोटल जो फाई निकल कर आएगा E हो गया 1/4πr²,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ओके, यहाँ से जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देंगे, 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल आएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यही प्रूफ करना था हमें। किसी भी स्फीयर में अगर कोई एनक्लोज्ड सरफेस है, कोई क्लोज चार्ज है, तो इस पूरे स्फीयर के सरफेस से, टोटल सरफेस से पास होने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द चार्ज व्हिच इज केप्ट इनसाइड द एनक्लोज्ड सरफेस। ओके, ठीक है। यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सरफेस हम कंसीडर कर लेते हैं, आगे आने वाले ऑब्जेक्ट्स में कंसीडर करेंगे, उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लेंगे। चलिए, नोट कर लिया, इसको मैं रब करता हूँ। नोट करके लिख लेंगे, नोट हेडिंग लगाएंगे, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट does not affect the value of total flux passing through it। टोटल फ्लक्स जो उससे पास हो रहा हो वो साइज किस तरीके का है या शेप किस तरीके का है उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे इस तरीके का शेप हो, और यहाँ चार्ज Q रखा, तो यहाँ से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ऐसा शेप हो और यहाँ चार्ज Q रखा हो, तो यहाँ भी नेट जो आने वाला है, नेट ऑल द फेसेस से निकलकर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आने वाला है। ऐसा फेस यहाँ चार्ज Q रखा हो तो भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ऐसा सरफेस हो। तो मीन्स कहने का ये है कि शेप पे या साइज पे डिपेंड नहीं करती है टोटल फ्लक्स की वैल्यू। ओके, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, चल इसको रब कर देता हूं मैं। ओके, अब एक टर्म यूज होगा आगे काफी, जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग द चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस enclosing the charge is called Gaussian surface। ठीक है, देखो स्पेस में ये चार्ज क्यों रखा होता, तो एक हम ऐसा इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल मींस इमेजिनरी सरफेस बना लेते इसके चारों तरफ। यहाँ पे तो 2D में सर्किल दिख रहा है, इस चार्ज के चारों तरफ एक स्फीयर बना लेते, उसको हम गॉसियन स्फीयर या गॉसियन सरफेस कहते हैं। अभी जब हमने डेरिवेशन किया तो ऑलरेडी एक स्फीयर दिया गया था, तो वो स्फीयर ही बिहेव करेगा गॉसियन सरफेस की तरह। तो गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस होता है जो चार्ज को पूरी तरीके से एनक्लोज करता है और कैलकुलेशन करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, ठीक है। अब ध्यान दो, जो गॉसियन सरफेस है
Gaussian surface should be symmetrical about the charge enclosed by it। जो ये चार्ज enclosed करे उस चार्ज के चारों तरफ ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल मतलब ऐसा नहीं है कि चार्ज यहाँ है और गॉसियन सरफेस ऐसे बन रहा है, चार्ज यहाँ पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंटर में है ऐसे, सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर इससे डिवाइड करें तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, उसी को हम सिमेट्रिकल कहते हैं। तो गॉसियन सरफेस जो है जिस भी चार्ज के अराउंड बनाएंगे उस चार्ज के अराउंड वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। पहली कंडीशन है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। दूसरा, सेकेंड पॉइंट, जो थीटा होता है क्या होता है? एंगल बिटवीन E एंड A, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, must be same at all points of Gaussian surface। Gaussian surface के अराउंड अगर हम थीटा की बात करें, E और A के बीच का जो एंगल है उसकी बात करें, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल, वो हर जगह सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये जो एंगल है वो चेंज हो जाए। थर्ड कंडीशन, गॉसियन सरफेस जब हम बनाएं, गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज के थ्रू गॉसियन सरफेस पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हर जगह यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, वेरी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे रखे हुए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। तो आप अगला पॉइंट एक और लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट रिमेन सेम एट ईच पॉइंट और मस्ट रिमेन कांस्टेंट एट ईच पॉइंट। इट शुड नॉट बी वेरी, ओके, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको रखता है। तो देखो, तो गॉस थ्योरम कहती है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है किसी भी इनक्लोज सरफेस में अगर Q चार्ज रखा हुआ है। तो मान लो कि कोई ऐसा सरफेस है और इसमें दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 और Q2। इस पूरे सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा मान लो, ठीक। तो हम कह सकते हैं जो फाई टोटल होगा इसके केस में, Q कितना है यहाँ पर टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन, ओके, ठीक है, ये होगा। क्लियर, नोट कर लेंगे इसको। तो अगर कोई हम दूसरा कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन कह सकते हो, किसी इनक्लोज सरफेस के अंदर अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट चार्जेस रख दिए जाए तो ये क्या बन गया, डाइपोल। तो डाइपोल के लिए, डाइपोल अगर रखा हुआ है गॉसियन सरफेस के अंदर या किसी सरफेस के अंदर, तो यहाँ से अगर हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो Q माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज 0, ठीक है। तो डाइपोल से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर डाइपोल कहीं किसी इनक्लोज्ड सरफेस में रखा हुआ है तो वहां से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू नहीं आएगी, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस केस में 0 होगा, ओके।
ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके, अगला एक और केस ले लेते हैं। अगर कोई चार्ज आउटसाइड रखा हो किसी सरफेस के, आउटसाइड यहां रखा होगा क्यू चार्ज, इसकी वजह से यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेट होगा, है ना। तो मान लो एक पॉइंट हम यहां ले लेते हैं 1, और एक पॉइंट इसके जस्ट यहाँ अपोजिट पॉइंट 2 ले लेते हैं। यहाँ का एरिया डीए ले लेते हैं, तो इधर का एरिया वेक्टर डीए होगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे एरिया वेक्टर डीए इस तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इस चार्ज की वजह से सेम होगी। तो यहाँ जो थीटा बन रहा होगा वो 180 डिग्री, और यहाँ जो थीटा बन रहा है वो 0 डिग्री। अगर आप निकालें इस चार्ज की वजह से फाई 1 पे अगर आप निकालें तो ई डी ए cos 180 डिग्री, तो क्या आ जाएगा माइनस ई डी, है ना। और अगर फाई 2 पे निकालें तो ई डी ए cos 0 डिग्री, तो प्लस का ई डी आ जाएगा। टोटल अगर निकालें, है ना, इन दोनों की वजह से, तो Q1 सॉरी फाई 1 प्लस फाई 2 जोड़कर कितना आने वाला है 0। तो अगर कोई आउटसाइड चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह से किसी क्लोज सरफेस में कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू नहीं आने वाली या 0 आने वाली है। तो आई होप कि ये यहाँ तक जो मैंने आज गॉस थ्योरम पढ़ाया और उसका जो प्रूफ और गॉसियन सरफेस के बारे में जो डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में गॉस थ्योरम से और उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।